गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी आपको बेटा वीडियो हमने भेजी थी, है ना। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर जो है आप ना ये बोर्ड पर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आज हम एनसीईआरटी जो है आपको एक्सरसाइज बोर्ड पर सॉल्व करके और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके तब आपको बताएंगे। ठीक है बेटा। तो अब जो है आप ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं और चैप्टर 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर, वी आर डीलिंग विद एग्जाम्पल नंबर 1.1। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1.1 जो कि पेज नंबर 7 पर है, ये क्या बोल रहा है? हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। हाउ कैन यू चार्ज, मेरा रिकमेंडेशन है आप एनसीईआरटी को सामने रख लीजिए और तब बेटा इन क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, वी आर डीलिंग विद एनसीईआरटी चैप्टर 1, है ना। बोल क्या रहा है बेटा? हाउ कैन वी चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। तो सबसे पहले हमको एक मेटल स्फीयर दिया, ये मेटल स्फीयर है और आप जानते हो मेटल स्फीयर है और न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, आपको मालूम है ये बात, है ना। अब ये बोल रहा है विदाउट टचिंग, तो हमने इसके पास और इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। कैसा चार्ज करना है? पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा। तो हमने इसके पास क्या किया बेटा? नेगेटिव रॉड ले आए और जैसे ही हम नेगेटिव रॉड लाए, इसने स्फीयर के अंदर पॉजिटिव जो चार्जेस थे उनको ट्रैक कर लिया, नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर दिया। अब इसके बाद स्टेप 2 में नेगेटिव वाली साइड को हमने अर्थ किया और स्फीयर कैसा रह गया बेटा? पॉजिटिव रह गया, है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। हमने स्फीयर को बिना टच किए पॉजिटिव चार्ज कर दिया है। बिना टच किए हमने कैसा चार्ज कर दिया बेटा? पॉजिटिव चार्ज हमने इसको कर दिया है। ये है बेटा एग्जांपल नंबर फर्स्ट चैप्टर 1 एनसीईआरटी। अब बेटा इसमें एग्जांपल नंबर 2 है ना, एग्जांपल नंबर 2 टॉपिक वाइज इसमें बेटा रिलेटेड है। ठीक है, एग्जांपल 2 आपसे क्या बोल रहे हैं? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल नंबर 1.2 आपसे बोल रहा है इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर एवरी सेकेंड। मान लीजिए कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है और ए से बी जो है बेटा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं बेटा? ए से बी जा रहे हैं। तो ये कितने टाइम में जा रहे हैं बेटा? टाइम 1 सेकेंड में जा रहे हैं। आपसे पूछा हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अनदर बॉडी। पूछ रहा है इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा, है ना। 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स जो आपको गिवन है 10 की पावर 9, ये कितना चार्ज कैरी कर रहे होंगे? Q इक्वल्स टू एन। तो बेटा n हुआ 10 की पावर 9 और E हुआ बेटा 1.6 10 की पावर -19। सॉल्व किया तो 1.6 10 की पावर -10 कूलम। ये हुआ बेटा चार्ज जो A ने B को ट्रांसफर किया कितने सेकंड में बेटा? 1 सेकंड में। ठीक है भाई, तो हमने लिखा 1.6 10 की पावर -10 कूलम ट्रांसफर इन कितने टाइम में बेटा? 1 सेकंड में। तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर इन, तो 1 अपॉन 1.6 10 की पावर -10, है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड्स। ठीक बेटा। और इसको अगर ईयर में कन्वर्ट करना हो जैसे एनसीईआरटी ने कर रखा है बेटा, तो ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 6.25 इंटू 10⁹ पहले मिनट में कीजिए, 60 से डिवाइड, सेकेंड है। फिर आवर्स में कीजिए, 60 से डिवाइड, फिर 24 से डिवाइड, है ना, ये हो गया। और फिर 365 से डिवाइड, ये हो गया ईयर्स में। तो इट इज ऑलमोस्ट 198 ईयर्स। कितना आएगा बेटा आंसर? 198 ईयर्स इसका आंसर जो है एग्जाम्पल नंबर 1.2 का आने वाला है। ठीक है बेटा, कितना आंसर आने वाला है इसका? इसका आंसर आने वाला है बेटा 198 ईयर्स, है ना, और अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। ये तो हो गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 1.2। अब एग्जाम्पल नंबर 1.3 आप देखिएगा।
लेट वी डील विद एग्जांपल नंबर 1.3। आपसे पूछा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर एनसीईआरटी ने दिया है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पहले आप समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो कप ऑफ वाटर है, इसमें वाटर जो है वो न्यूट्रल है। वाटर कैसा है बेटा? वाटर नॉर्मली कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो नेगेटिव चार्ज के अमाउंट के बराबर है। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ये अमाउंट दोनों का कैसा है? सेम है। अभी पानी जो है, पानी का सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर वेट बताइए तो 2 प्लस है ना, 2 इसका है बेटा और 16 इसका है, तो 18 ग्राम्स। कितना है बेटा? 18 ग्राम्स है। और 18 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6.022 10⁻23 है ना। और पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा एक मॉलिक्यूल में? पानी के 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तो हमने बेसिक लिख लिया जो हमको करना है और जो जिसकी हमको हेल्प मिलने वाली है। अब हमने माना लेट इन अ कप ऑफ वाटर, in a cup of water amount of water equals to 100 grams। बेटा एनसीईआरटी ने 250 लिया है, आप 250 से भी सॉल्व कर सकते हो। 100 हमने इसलिए लिया, उसको सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है। लेट इन अ कप ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा? 100 ग्राम्स हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो अभी हमारे पास हमको मालूम है 18 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बेटा? 6.022 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इतने आ गए इसमें 18 ग्राम्स में। आपको 100 ग्राम में चाहिए, तो 100 ग्राम में नंबर ऑफ वाटर 6.022 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 100। ये आगे बेटा नंबर ऑफ एटम्स। क्या आगे बेटा? नंबर ऑफ एटम्स। अब एक मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 वाटर इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इतने वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ एटम है 6.022 10⁻23 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 100 है ना बेटा, अपॉन 18 इंटू 100। ये तो हो गया नंबर ऑफ एटम्स इंटू 10, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको मालूम है जब आप चार्ज निकालते हो क्वांटाइजेशन से तो प्लस माइनस है नहीं, मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो ई का मल्टीप्लाई और करना है इसमें, तो 6.022 10⁻2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 3 और इंक्रीज हो गया 10⁻26 अपॉन 18 इंटू ई का वैल्यू 1.6 10⁻−19 कूलम। इतना चार्ज हो गया बेटा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इतना ही कूलम होगा पॉजिटिव और इतना ही कूलम होगा नेगेटिव। जो भी आपका आंसर आएगा वो इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बेसिकली एनसीईआरटी इस क्वेश्चन से आपको सिखाना चाहता है कि आप चार्जेस को कैसे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, है ना। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1.4। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर था जी 1.3। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1.4। आसान सा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन तो बेटा आसान ही होते हैं, बस थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने में आप शायद इसको बहुत बड़ा सा आपको एग्जाम्पल देखिए, सॉल्यूशन बहुत बड़ा सा आपको दिखाई देगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं देखना है। ठीक है, आपको अपने दिमाग से इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, पूरे फुल पेज का एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए फुल पेज का है, तो डरना नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस and Newton's law for gravitation force between two stationary point masses both have inverse square dependence। बोल रहा है कूलम्ब फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों 1/r² होते हैं, है ना।
कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कह रहा है इनका रेशो आपको चाहिए। रेशो किसका चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशो चाहिए। और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है दो प्रोटॉन है। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन, और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है बेटा टू प्रोटॉन्स। ये ए पार्ट है जी, है ना। ये क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है बेटा? ए पार्ट है। बी पार्ट क्या है बेटा? एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, ये बी पार्ट है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू कूलम्ब फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, सॉल्यूशन वी आर डीलिंग विद ए पार्ट, है ना। और फर्स्ट पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। तो बेटा जो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया उसका फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी ये हो गया 6.67 10 की पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 की पावर -27 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज नॉट गिवन। Similar electrostatic force is given by 1/4 pi epsilon naught. Charge of electron is 1.6 10⁻⁻19. Charge of proton is 1.6 10⁻⁻19 upon r square. ठीक है, अभी हमसे पूछे इनका रेशो बताइए, तो रेशो करे तो Fe अपॉन Fg, है ना बेटा। तो Fe मतलब ऊपर आ जाएगा क्या बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन Fg कितना हो गया बेटा? 6.67 10 की पावर -11, 9.1 10 की पावर -31 और 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो इट इज ऑलमोस्ट 2.4 इंटू 10⁻39 ये रेशो आएगा। इससे आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसको क्वेश्चन को करने का तरीका है। दिस इज द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और आसान सा है, इसको आपको आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डीलिंग विद बी पार्ट ऑफ दिस। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है बेटा? सेकेंड पार्ट, ए का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या पूछा है हमसे? सेम फोर्स पूछा है बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं। 6.67 10 की पावर -11 जी m1 m2। m1 मतलब मास ऑफ पहला प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻27, मास ऑफ दूसरा प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻27 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशन। अब कूलम्ब फोर्स जो है बेटा, कूलम्ब फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? तो इट इज 9 इंटू 10 की पावर 9। प्रोटॉन पर चार्ज दोनों पर सेम होता है, 1.6 10 की पावर -19 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डिवाइड कीजिए Fe अपॉन Fg इक्वल, इट इज 9 10 की पावर 9 1.6 10 की पावर -19 का स्क्वायर अपॉन 6.67 10 की पावर -11 और 1.6 10 की पावर -27 का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है 1.6 तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। 1.6 का स्क्वायर जो है वो ऊपर नीचे से डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। तो अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, when you will solve this second part, then the result will be, ये रिजल्ट जो आएगा बेटा ये आएगा 1.3 10⁻36 ये आएगा। तो यहां पर भी क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा है किससे? ग्रेविटेशन से, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक किससे बड़ा है बेटा? ग्रेविटेशन से बहुत बड़ा फोर्स है। यहां पर भी हमको क्लियर होता है। अब बेटा हमसे पूछा है कि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यानी यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फोर्स था
उसका हमको इस्तेमाल करना है। कितना था? 9 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 1.6 10 की पावर -19 प्रोटॉन, 1.6 10 की पावर -19 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। इसमें शायद आर गिवन होगा, आर मस्ट बी गिवन, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड एक्सेलरेशन। जी 1 एंगस्ट्रॉम पे बोलना है तो 10 की पावर -10 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 2.3 इंटू 10 की पावर, इट इज 2.3 10 की पावर -8 न्यूटन। दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी एक्सेलरेशन पूछा है बेटा किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फोर्स कितना है भाई? 2.3 10 की पावर -8 है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 9.1 10 की पावर -31 है। व्हेन यू विल गोइंग टू सॉल्व एंड यू विल सॉल्व दिस, है ना, आप इलेक्ट्रॉन के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा एंड इट इज ऑलमोस्ट 2.5 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन प्रोटॉन का अगर आप निकालेंगे तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 2.3 10 की पावर -8 अपॉन 1.6 10 की पावर -27। व्हेन यू विल गोइंग टू सॉल्व देन दिस विल बी 1.4 10 is power 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इट इज वेरी वेरी लार्ज एक्सेलरेशन यू आर गेटिंग इन दिस क्वेश्चन। आपको एक बात और समझ में आई होगी इसको सॉल्व करने के बाद। देखिए दोनों का फोर्स सेम था, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर लगने वाला जो फोर्स है वो एग्जैक्टली सेम है ना बेटा। लेकिन ये जो फोर्स एग्जैक्टली सेम आप देख रहे हो उसके बावजूद भी देखिए एक्सेलरेशन सेम नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नॉट सेम, एक्सेलरेशन इज डिफरेंट। तो उसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू सेम नहीं होती। ये आपने यहां से कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन बोर्ड में कंसेप्चुअल फॉर्म में भी पूछा जाता है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1.4। अब देखिएगा बेटा एग्जांपल नंबर 1.4 के बाद वी आर डीलिंग विद एग्जांपल नंबर 1.5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है और इसको ध्यान से आपको रिवाइज कर लेना है। एग्जांपल नंबर 1.5 ध्यान से देखिएगा। काफी लंबा सा आपको ये एग्जांपल दिखाई देगा, 1 पेज और हाफ पेज, मतलब 1.5 पेज का है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बहुत ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ए सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड गिवन है, आपको नायलॉन थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है। मान लीजिए यहां पर चार्ज मेटालिक स्फीयर ए है, इसको नायलॉन थ्रेड से हमने सस्पेंड किया। नायलॉन से क्यों? क्योंकि जो चार्ज आप ए को देंगे वो ट्रांसफर ना हो, ठीक है। अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल, है ना, यहां पर एक बी है जो इंसुलेटिंग हैंडल से, यहां पर ये इंसुलेटिंग हैंडल है ना, ये बी है। और इनमें जो सेपरेशन हमको गिवन है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। और जी यहां पर इसने बोला है चार्ज मेटालिक स्फीयर चार्ज इज नॉट गिवन एंड another charge metallic sphere B held by an insulating handle brought close to A such that the distance between their center is 10 centimeter already shown. The resulting repulsion of A is noted, है ना भाई। और दिया है for example by shining a beam of light and measuring the direction of its shadow on a screen। ये एग्जाम्पल के तौर पे इसने दिया है by example, for example by shining a beam of light, by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen, है ना। कह रहा है कि यहां पर जो ये रिजल्टिंग रिपल्शन जो हम नोट कर रहे हैं उसका ये एग्जांपल ऐसे इसने नोट करने को बोला है। स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी। जो स्फीयर ए है उसको हमने सी से टच कराया और जो स्फीयर बी है उसको हमने डी से टच कराया। दोनों न्यूट्रल हैं और दोनों जो हैं सेम आइडेंटिकल साइज हैं, है ना। और फिर इन सी और डी को हटा दिया गया और फिर ए और बी को दोबारा से
एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर पर रख दिया। आपसे बोल रहा है कि बताइए यहां पर जो रिपल्शन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। आइडेंटिकल साइज है सबके, कह रहा है बाकी सब चीज इग्नोर कीजिए, बताइए रिपल्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं सपोज कर लेता हूं ए पर चार्ज Q1 है और बी पर चार्ज Q2 है। तो जो स्टार्टिंग वाला फोर्स हो गया ये हो गया 9 10⁹ इट इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी जैसे मैंने ए को सी से टच किया, ये Q1 है ये 0 है, तो आपको मालूम है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है Q1 प्लस 0/2। यानी आपको जो ए का जो फाइनल चार्ज है, फाइनल चार्ज वो कितना मिल जाएगा Q1/2, और जो सी का फाइनल चार्ज है वो भी कितना हो जाएगा Q1/2। सिमिलर बी का जो चार्ज था वो था Q2 और डी का जो चार्ज था 0 था, तो जब एवरेज होएगा तो बी पर फाइनली कितना हो जाएगा Q2 प्लस 0/2 और डी पर भी कितना हो जाएगा Q2 प्लस 0/2। जब भी टच करते हैं या मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो है वो ऐड होके हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अभी ए पर कितना चार्ज बच गया है बेटा Q1/2, बी पर कितना बच गया बेटा Q2/2, और डिस्टेंस भी इनिशियल का R/2, ये 10 था तो अभी 5 है। तो ये सारी चीजें वहां पर पुट कर दीजिए, तो नया फोर्स F डैश इक्वल्स टू इट इज Q1/2, पहले 9 इंटू 10⁹ ठीक है बेटा, और आगे क्या हुआ बेटा Q1/2 इंटू Q2/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। अभी देखिए नीचे 4 है, ये 4 है, ये 4 नीचे आएगा, नीचे वाला 4 ऊपर जाएगा, तो 9 इंटू 10⁹ इट इज Q1 Q2, नीचे से एक 4 ऊपर आ गया, और नीचे ये जो नीचे 2 इंटू 2 ये नीचे चला गया इंटू आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल। और अगर आप पहली इक्वेशन देखेंगे इक्वेशन 1, तो आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा होगा, तो F डैश इक्वल्स टू F, यानी जितना फोर्स पहले था है ना उतना ही फोर्स अब है, फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ये बेटा क्वेश्चन जो है ये काफी बार बोर्ड में आया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब एग्जांपल नंबर 1.6 वी आर टेकिंग एग्जांपल नंबर 1.6। देखिएगा 1.6 एग्जांपल आपसे बोल रहा है कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L। मान लीजिए 3 चार्जेस हैं, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड L गिवन है हमको, स्मॉल l इस साइड, एंड दिस चार्ज इज Q1, दिस चार्ज इज Q2 एंड दिस चार्ज इज Q3 एंड ईच इक्वल टू Q। हर एक की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, स्मॉल q दे रखी है। फिगर इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज q। अभी सेंट्रॉइड, ये हमने इस तरह से सेंट्रॉइड प्लॉट किया, ये बेटा सेंट्रॉइड है, और इस सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, ठीक है। कह रहा है इस कैपिटल Q पर ये जो फोर्स लगा रहे हैं उसका नेट फोर्स निकालिए, ठीक है बेटा। तो उसका नाम दे देते हैं पॉइंट A, इसका नाम देते हैं पॉइंट B, इसका नाम देते हैं पॉइंट C, और इसका नाम देते हैं पॉइंट O। सबसे पहले आप देखिएगा तीनों वर्टिसेस जो हैं A B C, उनसे सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बराबर होगा, AO इक्वल BO इक्वल CO। अगर आप इसको निकालना भी चाहें डिस्टेंस को तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ, और अगर मैं यहां पर ये D ले लेता हूं तो इट इज 2/3 ऑफ AD, है ना, और आप सॉल्व करेंगे तो L/√3 आएगा। वैसे इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो AO BO और CO जो है वो 2/3 के रेशो में होता है AD, और AD आप वैल्यू रखेंगे तो L/√3 आपके पास यहां पर आने वाला है, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस हो गया इक्वल। अभी देखिए Q1 जो है ये Q है, पॉजिटिव है, तो जो A का फोर्स होगा वो ऐसा होगा नीचे, दिस इज द फोर्स ड्यू टू A, यानी ये Q वाला चार्ज कैपिटल Q को नीचे ऐसे पुश कर रहा होगा। ये जो स्मॉल q है ये कैपिटल Q को ऐसे भेज रहा होगा बेटा, ये किसका फोर्स है, C का, और B ने फोर्स किधर लगाया बेटा, ऐसे लगाया। ये फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होते हैं क्योंकि कुलाम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स।
लाइन जोइनिंग के अलोंग इसलिए होते हैं क्योंकि कूलाम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। तो अगर मैं बी का लगाया हुआ फोर्स निकालूं तो बी का फोर्स है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच में और डिस्टेंस है बी ओ। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन बी ओ का स्क्वायर। ये बी का फोर्स है ना बेटा। और अगर मैं सी का फोर्स निकालना चाह रहा हूं तो सी का डिस्टेंस कितना हुआ बेटा सीओ, बाकी सब सेम है। तो 9 इंटू 10⁻⁹ इट इज क्यू क्यू अपॉन सी ओ का स्क्वायर। और अगर मैं ए का फोर्स चाह रहा हूं तो 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू क्यू अपॉन ए ओ का स्क्वायर। बाकी सब चीजें आपको सेम दिखाई दे रही होंगी, एवरीथिंग सेम है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफ बी एफ सी और एफ ए तीनों फोर्स इक्वल है। एफ बी एफ सी और एफ ए तीनों फोर्स इक्वल है। इसको मैंने एफ मान लिया। क्या मान लिया बेटा? एफ मान लिया इन तीनों फोर्सेस को। तो देखिए एफ सी और एफ बी के बीच में कितना एंगल आपको दिख रहा है? यहां पर 120 दिख रहा है। इनका रिजल्टेंट जो होगा ये ऊपर होगा, इसको मैं एफ डैश मान लेता हूं। अगर मुझे एफ डैश निकालना हो तो एफ डैश अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा? एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस 120। इसको बेटा एफ बी एफ सी इक्वल है तो ये हो गया बेटा 2 एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी स्क्वायर और कॉस 120 इज -1/2। 2 कैंसिल, ये 2 एफ बी स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर का रूट तो एफ बी बचेगा। यानी ऊपर जो एफ बी एफ सी का रिजल्टेंट जो ऊपर आ रहा है एफ डैश इट इज इक्वल्स टू एफ बी और ये कैपिटल क्यू चार्ज है और नीचे लग रहा है एफ ए। ठीक है, ये कौन था? ये था एफ बी एफ सी और इधर कौन था? इधर था एफ बी और इन दोनों का रिजल्टेंट आया एफ डैश जो एफ बी के बराबर है। ठीक है भाई, अब देखो एफ डैश ऊपर है एफ ए नीचे, तो नेट फोर्स जब हम निकालेंगे इट विल बी एफ डैश माइनस एफ ए, दोनों इक्वल है तो आंसर विल बी 0। दैट इज आंसर, है ना। दैट इज एन आंसर कि इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है कैपिटल क्यू पर वो कितना है बेटा? 0 है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। इसको एक बार आप ट्राई कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल नंबर 1.6 है। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 1.7। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1.7 आप ध्यान से देखिएगा। वी आर डीलिंग विद एग्जांपल नंबर 1.7। कंसिडर the charges q q and minus q placed at the vertices of an equilateral triangle। ठीक है, इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका साइड हमको एल है, एल गिवन है और चार्जेस का जो वैल्यू है माइनस क्यू है प्लस क्यू है प्लस क्यू है, ऐसे है। आपसे बोल रहा है माइनस क्यू पर फोर्स निकालो, प्लस क्यू पर निकालो, प्लस क्यू पर निकालो, ऐसे निकालिए। इसका नाम मैं ए दे देता हूं, इसका बी दे देता हूं, इसका सी दे देता हूं। अभी देखिए जो प्लस क्यू, पहले मैं जिसको टिक किया उस पे फोर्स निकाल रहा हूं, तो ये जो प्लस क्यू है इस माइनस को क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया फोर्स अप्लाइड बाय बी। ठीक है बेटा, और ये सी क्या करेगा? सी पर जो चार्ज है ये माइनस है और ये प्लस है तो सी वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स अप्लाइड बाय सी। ठीक है बेटा, तो एफ बी एफ सी का वैल्यू मैं निकालूंगा तो मैं देखूंगा दोनों सेम आएगा। देखिए ये Q है, ये भी Q है, ये Q है, ये भी Q, चार्जेस सेम, साइड सेम, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा, जो फोर्स आएगा वो भी सेम आएगा। कितना आएगा? Q Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आप K भी रख सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन में बार बार नहीं लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैन बी टेकन एज स्मॉल k। ठीक है बेटा, ऐसे। ये एफ बी एफ सी हुआ, इनका रिजल्टेंट लाई किया बीच में, ये हो गया फोर्स ऑन ए। मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स है इस माइनस क्यू पर, ये हमने एफ बोल दिया, एफ बोल दिया इसको। तो इस एफ को निकालने का दो तरीका है बेटा। एक तरीका तो ये है, मैं इसको अंडर रूट ऐसे कर दूं, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, और एफ बी एफ सी में 60 डिग्री का एंगल है तो प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस 60। ठीक है, यहां से सॉल्व करें, एफ बी एफ सी बराबर है तो ये हो जाएगा 2 एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी स्क्वायर और कॉस 60 होता है बेटा 1/2, तो √3 एफ बी।
एफ बी का वैल्यू पुट करेंगे तो √3 क्यू क्यू के बी है अपॉन आर स्क्वायर, ये आंसर है। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका होता है बेटा, मान लीजिए जब फोर्सेस इक्वल होते हैं, जैसे एफ बी एफ सी इक्वल है और मुझे रिजल्टेंट चाहिए और ये एंगल 30 है और ये एंगल भी 30 है, तो एफ बी का कंपोनेंट लीजिएगा, इधर एफ बी का कंपोनेंट लीजिएगा तो एफ बी कॉस 30, एफ सी का लीजिएगा तो एफ सी कॉस 30, और जो साइन वाले कंपोनेंट है एफ बी का, एफ बी साइन 30 और एफ सी साइन 30, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी जो रिजल्टेंट आपको दिखाई दे रहा है वो दिख रहा होगा F इक्वल एफ बी कॉस 30 प्लस एफ सी कॉस 30, दोनों इक्वल हैं तो 2FB कॉस 30 है ना। तो 2FB का वैल्यू k क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कॉस 30 इज √3/2। आप देखिएगा बिल्कुल सेम आंसर आया, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये कंपोनेंट में तब ब्रेक करना सही रहता है जब दोनों फोर्स इक्वल हो, ताकि साइन वाला या कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाए और एक ही जो फोर्स है एक ही बचे और उससे रिजल्टेंट निकालने में आसानी। एक मेथड ये भी है, ये मेथड हर जगह लग जाता है, फोर्स इक्वल हो चाहे ना हो, ये मेथड तब लगेगा कंपोनेंट वाला जबकि फोर्स दोनों कैसे हो बेटा, इक्वल। ठीक है, तो ये तो हमने फोर्स निकाल दिया माइनस क्यू पर, अभी मुझे प्लस क्यू पर फोर्स चाहिए, इस पर बी पर। तो सबसे पहले देखिएगा ए पे जो चार्ज रखा है वो माइनस है और जो बी पर है प्लस है, तो ए वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। अब यहां देखिए सी पर जो रखा है वो प्लस है और ये भी प्लस है, तो सी वाला इसको रिपेल करेगा, ये सी है। फोर्स का डायरेक्शन, हम जिस पर फोर्स निकालना चाहते हैं उसको टिक कर लीजिए और उस पर लगने वाला फोर्स बनाइए। ठीक है, जिस चार्ज पर हमको फोर्स निकालना है, जैसे इस प्लस क्यू पर फोर्स मुझे निकालना है, इसको टिक किया मैंने और फिर इस पर जितने भी फोर्स लगने हैं उनको बना लिया। अब इनका रिजल्टेंट मैं निकालूंगा तो बीच में आएगा, ये एफ है। दो तरीका है, या तो ये पूरा एंगल 120 है तो आप सीधा ऐसे रिजल्टेंट निकालिए, या फिर कंपोनेंट कर लीजिए, 60-60 वाले कॉस वाले आ जाएंगे और साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, जैसे भी आपको सिखाया। सबसे पहले एफ ए और एफ सी दोनों बराबर आने वाले हैं क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है, तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एफ चाहिए आपको तो अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FA FC cos 120, cos 120 इज -1/2, तो ये हो जाएगा भाई 2FA स्क्वायर प्लस 2FA स्क्वायर इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा FA, इट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आंसर। कंपोनेंट से करेंगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, कंपोनेंट से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, F इक्वल्स टू, कंपोनेंट से करेंगे तो 2FA cos 60, cos 60 इज 1/2, देन इट विल बी FA, FA का वैल्यू रख दीजिए, आंसर। और जितना फोर्स इस पर है उतना ही फोर्स इस पर है, क्योंकि दोनों की प्रेजेंस, दोनों की सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है, तो जितना फोर्स इस पे लगा उतना ही इस पे लगा, तो जो आंसर इसका आया बी का उतना ही सी का होगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1.7, आशा करता हूं समझ आया होगा। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बहुत आराम से। ठीक है बेटा, अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 1.8। यहां तक जो फोर्सेस थे वो कूलाम फोर्स के थे, चाहे वो क्वांटाइजेशन हो, चार्ज का ट्रांसफर हो, ये सब था। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। किसका होगा बेटा ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1.8, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1.8, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बोर्ड में कई बार पूछा गया। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे गिर रहा है, कितना डिस्टेंस है, 1.5 सेंटीमीटर गिर रहा है ना। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। कह रहा है ए पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन डल रहा है, नीचे आ रहा है ना,
अभी कह रहा है अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, है ना, ये आप देख सकते हैं डायग्राम गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं और अब एक प्रोटॉन गिरना शुरू हो जाए, ठीक है, कौन गिरने लगे बेटा, प्रोटॉन गिरने लगे, और डिस्टेंस सेम रहे, कितना, 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फॉल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, टाइम ऑफ फॉल निकालना है, एक बात। और कंट्रास्ट दिस सिचुएशन विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। आपको ये जो सिचुएशन है इसको कंट्रास्ट मतलब इसको मैच करना है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले सॉल्यूशन, हमको मालूम है S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली पार्टिकल दोनों रेस्ट में थे, तो इनिशियली u इक्वल्स टू 0, तो S इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब A निकालना आपने बहुत बार निकाला है, F इक्वल्स टू क्यू ई और F इक्वल एम ए होता है बेटा। यहां से A निकालेंगे तो इट इज क्यू ई बाई एम, इसको यहां पुट कर दीजिए तो S इक्वल हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। यहां से T निकालेंगे तो अंडर रूट 2SM अपॉन क्यू। ये आपके पास सिंपल एक फॉर्मूला बन गया टाइम का। इस पे कंसेप्चुअल भी आ सकता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कंसेप्चुअल भी पूछ सकता हूं, न्यूमेरिकल तो आपके सामने है ही। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम टाइम निकालेंगे तो फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे 2, डिस्टेंस है 1.5 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, मास है 9.1 10 की पावर -31, और बेटा इसमें अपॉन क्यू चार्ज है 1.6 10 की पावर -19, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर 4। आप जब इसको सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, जब टाइम आप सॉल्व करेंगे तो आंसर एनसीईआरटी का है 2.9 10 की पावर -9 सेकेंड। बेटा आंसर खुद सॉल्व करें, ठीक है, इसको खुद सॉल्व करें। जो कैलकुलेशन है मैं आपको कंसेप्चुअली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कैसे करना है। सॉल्विंग इज अ बेसिक पार्ट, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब इसके बाद जो है, अब इसमें आगे बोल रहा है हमसे कि प्रोटॉन के लिए निकालिए, तो प्रोटॉन के लिए अंडर रूट कितना हो गया बेटा 2, S इज सेम 1.5 10 की पावर -2, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 की पावर -27, अपॉन क्यू चार्ज इज 1.6 10 की पावर -19, और E इज 2 इंटू 10⁴। जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्रोटॉन का जब टाइम आप निकालेंगे तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.3 10 की पावर -7 सेकेंड, ठीक है। ये आया बेटा इसका टाइम, ठीक है। अब ये दोनों हमारा पूरा हो गया। इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन कम टाइम ले रहा है, प्रोटॉन ज्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि मास के जो टाइम है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो पहला पार्ट इसका मेरा कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पार्ट में बोल रहा है कंट्रास्ट द सिचुएशन विद फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ये जो सिचुएशन है इसको फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से कंपेयर करो। तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो इट इज क्यू ई बाई एम। क्यू इज 1.6 10 की पावर -19, और ई कितना है बेटा 2 इंटू 10 की पावर 4, और एम इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 10⁻31। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब आप एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन को सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू 1.9 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एनसीईआरटी ने इसको सॉल्व किया बेटा, है ना। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली इतना ही इलेक्ट्रॉन का आएगा, बल्कि थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो आप अगर यहाँ फ्री फॉल से कंपेयर करें जी से, जी क्या होता है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कंपेयर कीजिए, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा है, इट इज वेरी वेरी लार्ज एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो कम है। अगर ये फ्री फॉल में गिर रहा होता, फ्री फॉल में नीचे आ रहा होता, तो ये टाइम बहुत ज्यादा लेने वाला था, इट विल टेक अ लार्जर टाइम टू फॉल, ठीक है बेटा। ये इसका मतलब था सेकेंड पार्ट का। ये आपको समझाना चाह रहा था कि एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ग्रेविटेशन।
है ना बेटा। ये इसका मोटिव था आपको ये वाला पार्ट बताने का। अब देखिए आपसे नेक्स्ट बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर है 1.9। एग्जांपल है जी 1.9। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड +10 की पावर -8। ऐसे बेटा यहां पर एक चार्ज है, इसमें डायग्राम गिवन है, इसमें ये है प्लस और यहां पर ये है माइनस, और चार्ज का वैल्यू है बेटा 10 की पावर -8 कूलाम और -10 की पावर -8 कूलाम, ऐसा वैल्यू है बेटा। यहां लिख लेते हैं, डिस्टेंस बनाने में आसानी रहेगी। -10 की पावर -8 कूलाम, ऐसा वैल्यू है। अब इसने बोला रेस्पेक्टिवली आर प्लेस 0.1 मीटर अपॉन, कितनी दूर रखे हैं, 0.1 मीटर रखे हैं, ठीक है। और क्या बोला इसने, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। ए पॉइंट कहां है, बिल्कुल मिड में है, ठीक है। बी पॉइंट कहां है, बी पॉइंट बेटा इधर है, यहां पर है बी, ये बी है, और ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 0.05, ठीक है, मीटर, 0.05 मीटर, सब मीटर में डिस्टेंस, ठीक है। अब ये 0.1 है तो आधा कितना हुआ, 0.05 ही होगा, और ये वाला आधा भी कितना हुआ, 0.05 ही होगा। और एक सी पॉइंट और है, सी पॉइंट का है बेटा यहां पर है, सी इज एट दिस प्लेस, दिस इज कॉल्ड सी, ये सी पॉइंट है। और जो सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट कितनी दूर है, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ये सी पॉइंट है और ये 0.1 मीटर है, ये 0.1 मीटर है, दिस पॉइंट इज सी। कह रहा है इन सब पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ए बी और सी पर। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रिपल्सिव, इसका 10 की पावर -8 का, और ये नेगेटिव है तो ये होगा अट्रैक्टिव। तो ए पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो E1 + E2, और E1 का वैल्यू कितना होगा, इट इज 1/4πε0 Q 10 की पावर -8 Q/r², यानी 0.05 का स्क्वायर, ठीक। और जो E आपका सॉरी E2 जो होगा उसका वैल्यू भी क्या होगा बेटा, 9 × 10 की पावर 9 Q/r², दैट इज 0.05 का स्क्वायर। आपको दोनों सेम दिख रहे होंगे, तो इट इज 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर इंटू 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा ए पर, कहां आया बेटा, ए पर, और इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 3.6 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम आपको मिलने वाला है, एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। अब जरा बी पर देखिएगा, एट बी, तो बी यहां है, ये पॉजिटिव है, इसका रिपल्सिव होगा, दिस इज E1, नेगेटिव है उसका डायरेक्टिव होगा, दैट इज E2। तो E1 E2 जो है रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। किसमें से माइनस होगा, देखिएगा यहां से डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब E1 जो है, पॉजिटिव का कौन है, E1 है, और पॉजिटिव से डिस्टेंस कम है तो E1 बड़ा होगा, E1 कैसा होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो जो नेट मिलेगा बी पर वो मिलेगा E1 - E2, क्या मिलेगा बेटा, E1 - E2। E1 का वैल्यू पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 Q/r², 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। अब -E2, E2 देखिएगा 9 × 10 की पावर 9 1/4πε0 Q 10 की पावर -8 अपॉन r²। अब r लेना है बेटा यहां से यहां तक का, तो देखिए 0.1 तो ये है, 0.05 ये है, तो 0.15 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 3.2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम, दैट इज योर आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। कहां पर आया बेटा, बी पर है। अब सी पर देखिए,
सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो देखिए पॉजिटिव है, ये रिपेल करेगा E1, ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा E2, और जो रिजल्टेंट है वो कहाँ होगा, बीच में होगा, दैट इज E। ठीक है, और E1 E2 सेम दिख रहे होंगे आपको, तो सबसे पहले E1 इक्वल्स टू E2, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन ये तो हो गया 1 अपॉन 4πε0, ये हो गया Q अपॉन R स्क्वायर इज 0.1 का स्क्वायर। अब रिजल्टेंट कैसे मिले सोचिए, रिजल्टेंट कैसे मिले, तो E1 E2 के बीच में आपको कितना एंगल आपको दिखाई देगा, दे रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2, बोलिए कितना एंगल आपको बेटा E1 E2 के बीच में दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो एंगल आपको दिखाई दिया, इसमें आप कंपोनेंट फॉर्म भी लगा सकते हो, ठीक है, और सिंपली सॉल्व भी कर सकते हो, ये कंपोनेंट फॉर्म भी हो जाएगा और सिंपली आप इसको सिंपल फैक्टर से सॉल्व भी कर सकते हो। ये जो एंगल आपको दिखाई दिया, इसमें आप कंपोनेंट फॉर्म लगा दीजिए, कंपोनेंट आसान पड़ेगा, तो E1 cos 60 प्लस E2 cos 60, E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2E1 cos 60, cos 60 इज बेसिकली 1/2, तो E1 ही रह जाएगा, तो इट इज 9 इंटू 10 की पावर 9, इट इज 10 की पावर -8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आने वाला है बेटा, आंसर आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 3। ये तो आसान था, ये आसान है सॉल्व करना, क्योंकि इसमें ये भी 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, तो 9 + 2 कितना हो गया, 11, 11 - 8 10 की पावर 3 आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। आप कंपोनेंट फॉर्म से ना करना चाहें तो आप इसको वो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगा के √p² + q² + 2pq cos थीटा से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, फिर दोबारा हम आपको बता रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपको करना है, जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, जो कैसे सॉल्व हुआ वो मेरा काम है, इसलिए मैं आपको वो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बताए, आप एक बार उनको चेक कर लीजिएगा अपने आप भी सॉल्व करने के बाद। ठीक है बेटा, अब है एग्जाम्पल नंबर 1.10 यानी एग्जाम्पल 10। देखिए ये डाइपोल से रिलेटेड एग्जाम्पल है और बहुत ही आसान है, इट इज वेरी इजी एग्जाम्पल। टू चार्जेस ±10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 millimeter apart. Determine the electric field at a point P on the axis of dipole 15 centimeter away. तो यहाँ पर पहला चार्ज है +10, दूसरा चार्ज है -10, ±10 माइक्रोकूलम प्लेस्ड, इनके बीच का जो सेपरेशन जिसको आप 12 कहते हो, इट इज 5 मिलीमीटर, यानी 5 × 10 की पावर -3 मीटर। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन पे जो डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट डिस्टेंस P पॉइंट पर 15 सेंटीमीटर है। आप देखिएगा यहाँ पर जो सेपरेशन है वो मिलीमीटर में है और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, तो आइडियल डाइपोल की सिचुएशन हो गई। तो आइडियल डाइपोल की सिचुएशन में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्सियल पे 2p अपॉन 4πε0 r³, तो E इक्वल्स टू 2, P कितना होता है बेटा, P होता है, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, 10 की पावर -6 इंटू सेपरेशन, सेपरेशन 5 10 की पावर -3 इंटू 9 10 की पावर 9 अपॉन r³। r कितना है बेटा, r है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब, है ना। आप देखिएगा एनसीईआरटी ने इतना इसको लंबा चौड़ा सा सॉल्व कर रखा है, ठीक है। आप देखिएगा ये अप्रोक्सीमेटली 1 पेज और ये है ना 1/4 यहाँ पर, और ये क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट 2 पेजेस एनसीईआरटी ने इसमें कंज्यूम किए हैं। आपको इसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है, आपको खुद सॉल्व करना है, आसान सा क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर 2.6 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब ये एक्सियल लाइन हो गया।
अब दूसरे पार्ट में इसने इक्वेटर पर दिया है पॉइंट क्यू, कितना पॉइंट क्यू, और ये भी कितने डिस्टेंस पर है, 15 सेंटीमीटर पर है। तो आपको मालूम है जो इक्वेटर का जो फील्ड होता है वो एक्सियल के फील्ड का आधा होता है। तो अभी एक्सियल का कितना है 2.6 10 की पावर 15, 10 की पावर 5 है सॉरी, बाई 2, तो इट इज 1.3 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, दैट इज योर आंसर ऑफ इक्वेटर। ठीक है, किसका आंसर है बेटा, इक्वेटर का आंसर है। इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 1.10। ठीक है, अब देखिएगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 1.10 के बाद दो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एक है एग्जाम्पल नंबर 11 और एक है एग्जाम्पल नंबर 12। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले वी आर डीलिंग विद एग्जाम्पल नंबर 11, फिर 12 और 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, हमको दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट EX जो दिया है वो दिया है अल्फा x पावर 1/2, और y और z डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 0। अल्फा कितना दिया है 800 दिया है, और जो है साइड ऑफ क्यूब जो दिया है, एक क्यूब आपको ऐसे गिवन है, देखिए ये क्यूब गिवन है बेटा, इस तरीके से ये क्यूब है, ऐसे बेटा ये क्यूब है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है ना, ये ऐसे है बेटा, ऐसे, ये यहां से कितना डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है, और साइड भी कितना है, a है, और ये इस तरीके से बेटा ये x है, ये y है, और ये z है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में x आ रहा है, मतलब ये ओरिजिन से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में x ना आता, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती, यानी x डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता और बोल देता ये 200 है, 200 न्यूटन पर कूलम है, तो वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जितना इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होता है, इस वाले फेस में, उतना यहां से निकल जाता, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहले तो जो मैंने शेड किए, जो फेसेस मैंने शेड किए, खाली उन्हीं से फ्लक्स होगा, बाकी जितने भी फेसेस हैं उनसे सबसे कैसा होगा, पैरेलल होगा, उनसे कोई फ्लक्स आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, सबसे 0 आएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबके कैसा बेटा, पैरेलल है, खाली ये जो मैंने शेड किए इन्हीं के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको राइट फेस बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा x 1/2, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, आउटवर्ड्स होता है। ये लेफ्ट फेस बोल देते हैं, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है लेफ्ट पर, तो लेफ्ट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है अल्फा x 1/2, लेकिन एरिया इसका इधर है आउटवर्ड्स, क्योंकि इसका आउटवर्ड इधर होगा। तो जब मैं लेफ्ट के लिए फ्लक्स सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा E इंटू एरिया, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन दिख रहे हैं तो माइनस ये, अब E कितना है बेटा, अल्फा x 1/2, और एरिया है a स्क्वायर, ये जो फेस मैंने शेड किया उसका एरिया कितना बेटा, a स्क्वायर। तो यहां से अल्फा हो गया 800, x हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट इज a, एंड दिस इज a स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 800, और ये a स्क्वायर, ये 2 + 1/2, a की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 5/2, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे -800, 0.1 की पावर 5/2। ठीक है, थोड़ा सॉल्विंग थोड़ी डिफरेंट सी है, लेकिन एक बार आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब जो फाई राइट है बेटा, फाई राइट मतलब राइट वाले से जो मैं निकाल रहा हूं, देखिए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन है, तो E इंटू ए, E क्या रखा बेटा, अल्फा x 1/2 इंटू a स्क्वायर, अल्फा इज 800, यहां पर x जो है a इतना और a इतना, ओरिजिन से डिस्टेंस इज 2a, तो 2a 1/2 इंटू a स्क्वायर, तो 800 √2 a पावर 5/2, तो 800 √2 0.1 का पावर 5/2। टोटल फ्लक्स हमको चाहिए, तो फाई इक्वल्स टू फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट,
क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो एडी होगा हमेशा, है ना, स्पेस में ही जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स गोज इन स्पेस इक्वल 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट। तो यहां से हो गया बेटा 800√2, इट इज 0.1 की पावर 5/2, ये हुआ बेटा राइट वाला, और माइनस 800 इंटू 0.1 की पावर 5/2 ये हुआ बेटा लेफ्ट वाला। 800 0.1 की पावर 5/2 कॉमन, इट इज √2 -1, ये हो गया बेटा आपके पास फ्लक्स। अगर पूरा सॉल्व नहीं हुआ है तो आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है आप पूरा आंसर निकालें, आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ने पूरा आंसर दिया है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं आपको, आपको पूरा आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं। इट इज 1.05 वोल्ट मीटर। अब पूछ रहा है फाइंड द चार्ज एंक्लोज्ड, तो फाई होता है भाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q हो गया बेटा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो Q इक्वल फाई कितना है बेटा 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 10 की पावर -12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, चार्ज को सॉल्व करेंगे, तो इट विल बी कितना आएगा बेटा 9.27 इंटू 10 के पावर -12 कूलम। मान लीजिए आप मेरे से अगर बोले कि सर अगर हम इसको यहां छोड़ दें, तो आप खाली एप्सिलॉन नॉट यहां पर लिखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखिएगा और 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा इतना डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना डिटेल में सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है बेटा, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 11, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें, कई एग्जाम्पल बोर्ड में रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करेंगे, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हमसे एक सिलिंड्रिकल हमको इसने सरफेस दिया है इस तरीके का, आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए पहले। ये सिलिंड्रिकल सरफेस दिया है इस तरीके का, और यहां पर ओरिजिन है बीच में, ठीक है, ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से बेटा यहां पर 10 सेंटीमीटर है, और ओरिजिन से इधर 10 सेंटीमीटर है, और इसने बोला है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, वो 200 आई कैप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और जो नेगेटिव है ओरिजिन के इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है -200 आई कैप, ये भी एक्स एक्सिस पे है, -200 आई कैप, ऐसा है। और जो रेडियस आपको गिवन है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये जो आपको दिख रहा है द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ऐसा है। आपसे पूछा गया इसने, ये तो सब बात हो गई। व्हाट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस, जो दोनों फ्लैट सरफेस हैं उनसे नेट आउटवर्ड फ्लक्स चाहिए, एक बात। दूसरा इसने क्या पूछा है आपसे, दूसरा इसने पूछा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड ऑफ द सिलेंडर, इससे नेट आउटवर्ड फ्लक्स चाहिए। सी पार्ट पूछा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट सिलेंडर, और डी पार्ट पूछा है चार्ज एंक्लोज्ड। तो सबसे पहले ये हम शेड कर लेते हैं, इसको लेफ्ट इसको राइट, तो फाई लेफ्ट इक्वल, और ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, तो फाई लेफ्ट इक्वल, इसका एरिया इधर होगा, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई डॉट ए होता है बेटा, ठीक है, ई कितना है बेटा -200 आई कैप, डॉट एरिया वेक्टर भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप, क्योंकि इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस माइनस प्लस, और आई डॉट आई 1, तो 200 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 200 इंटू 3.14 इंटू 5 10 की पावर -2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 1.57 वोल्ट मीटर, ठीक है। अब 5 राइट पर आ जाइए, तो इट इज ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 आई कैप डॉट पाई आर स्क्वायर आई कैप, तो ये 200 पाई आर स्क्वायर आई डॉट आई 1, क्योंकि ये सेम वैल्यू आ रही है तो 1.57 वोल्ट मीटर।
ये ए पार्ट है, बी पार्ट थ्रू द सिलेंडर, इससे चाहिए फ्लैट सरफेस, तो फाई थ्रू सिलेंडर इक्वल ई डॉट ए। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में है और उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। कैसा एंगल आपको दिख रहा है? 90 दिख रहा है, तो आंसर विल बी 0। अब आपसे सी पार्ट में पूछ रहे हैं टोटल बताइए, तो टोटल जोड़ दीजिए। टोटल फ्लक्स इक्वल पहले वाला प्लस 0 वाला प्लस दूसरे वाला, तो उसको ऐड कीजिए तो 7 7 14 1 5 5 10 11, ठीक है, और ये 3.14 वोल्ट मीटर आंसर। अब आपसे डी पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द चार्ज एनक्लोज, तो चार्ज होता है फाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू होता है भाई फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई 3.14 टोटल चाहिए इंटू 8.85 10⁻⁻12। when you will solve this then you will get answer 2.78 10⁻11, 2.78 10⁻11 कूलम, that is your answer। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 12। जैसे कि 11 इंपॉर्टेंट है ऐसे ही ये 12 भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से सॉल्व करेंगे, एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस में भी एक बार पूछा गया। एग्जाम्पल 13 ध्यान से देखिएगा। व्हाट एग्जाम्पल 13 सेज, एक एटम है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 3 जगह पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट, बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, और सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले एटम ऐसा होता है बेटा, ये एटम और ये इसका न्यूक्लियस, तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस में कितना होता है प्लस जेडी, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं माइनस जेडी। टोटल नेट चार्ज कितना होता है एटम पर? 0 होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज जेड? जेड इज बेसिकली द एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट पर ए पार्ट, ये एटम है, इसके बाहर कोई हमने गॉसियन सरफेस बनाई, रेडियस आर, एटम का रेडियस कैपिटल आर। तो हम देखेंगे सरफेस में कंप्लीट एटम कवर हो गया, और कंप्लीट एटम में नेट चार्ज कितना है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया 0। ये पार्ट ए हुआ। बी पार्ट में एट सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये एटम है, हम इसकी सरफेस पर हैं, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हैं। अगर हम एटम की सरफेस पे हैं तो भी कंप्लीट एटम कहां है? अंदर है, कंप्लीट एटम इनसाइड। तो अब भी नेट चार्ज कितना है? 0 है, तो अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है, क्योंकि सरफेस मतलब पूरा एटम अब भी अंदर ही, ठीक है बेटा। सी पार्ट एट इंटरनल पॉइंट, मान लीजिए ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और हम अंदर एंटर हो गए। यहां पर एटम का रेडियस है कैपिटल आर, और जिस जगह हम घुसे हैं उसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा इसको, हमने माना, ठीक है, ये बेटा ऐसे, तो सबसे पहले इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमारी सरफेस के अंदर वो कितना है? प्लस जेडी, क्योंकि न्यूक्लियस तो कंप्लीट है, न्यूक्लियस तो उसके अंदर कंप्लीट अंदर ही है। तो न्यूक्लियस कंप्लीट है तो न्यूक्लियस का पूरा चार्ज अंदर है, खाली इलेक्ट्रॉन डिवाइड हुए हैं। एटम का पूरा वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। नेगेटिव चार्ज इन 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू माइनस जेडी। कितना नेगेटिव था? इतना था। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो गया? माइनस जेडी अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। हमको कितने में चाहिए? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में चाहिए। तो माइनस जेडी अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो बेटा यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो चार्ज जो हुआ ये हुआ माइनस जेडी आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। लेकिन ये टोटल नहीं है, ये नेगेटिव है, एटम में पॉजिटिव भी है। तो टोटल चार्ज जो मुझे निकालेंगे हम लोग,
उसमें नेगेटिव जितना आया उसमें क्या ऐड कर देंगे, जो पॉजिटिव है, कितना है, प्लस है, ये टोटल चार्ज आया। ठीक है, अब गॉस थ्योरम लगा देते हैं इस डॉटेड पे। गॉस थ्योरम कैसे लगती है बेटा, ई डॉट ए क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए कॉस थीटा कॉस जीरो 1, तो ई बाहर, ई इंटीग्रेशन डी ए क्यू टोटल का वैल्यू माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब प्लस जेड ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू 4 pi r square goes डाउनवर्ड, तो माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब प्लस जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। डीए क्या आएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो गॉसियन सरफेस जो हम कंसीडर करते हैं डॉटेड वाली, उसका एरिया होता है, और ये अपॉन में चला जाएगा। बस दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आशा करता हूं ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपको समझ में आए होंगे। ये चैप्टर 1 के अभी हमने एग्जांपल्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चंस की एक कंबाइंड वीडियो आपको देंगे। ठीक है बेटा, इतना ये एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से